सबके लिए गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं और देखते हैं हमने पिछले क्या पढ़ाया था। इसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें शायद मैंने पढ़ाया था आपको पुष्पी पौधों में जनन। और पुष्पी पौधों में जनन की बात जहाँ तक की थी हमने, वहाँ पर जनन की आप बात बता दें तो आपको हमने ये बताया था बेटा कि जो पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो आपको ये सब पता होगा कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, जानकारी आपको मिल गई होगी। एक एंड्रोसियम, एक गाइनोसियम होता है, एक होता है भैया आपका कह सकते हो कैलिक्स, एक होता है करोला। कैलिक्स और करोला जो होती है, कैलिक्स और करोला की बात करोगे तो ये सहायक चक्र नहीं, ये सहायक चक्र होते हैं। और अगर एंड्रोसियम की और गाइनोसियम की बात करोगे तो ये बहुत ही आवश्यक चक्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमने आपसे ये भी पढ़ लिया था कि साथ में एंड्रोसियम होता है वो एक प्रकार का मेल ऑर्गन्स होता है, जो गाइनोसियम है वो एक प्रकार का फीमेल ऑर्गन्स होता है, ये भी डिस्कस कर लिया था। मेल ऑर्गन्स के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन्स का मतलब पराग कणों का फॉर्मेशन होता है, पराग कणों का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। और जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि इसमें अंड कोशिका का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, कहाँ होता है फॉर्मेशन, ये भी बता दिया था आपको मैंने कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है या किससे बनता है, अंडकोशिका किसके अंदर उपस्थित होती है, या गाइनोसियम की क्या स्थिति होती है, एंड्रोसियम की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में आपको बता दिया था। वो डिटेल में इसके नहीं जाना है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंड्रोसियम को बहुत ही अच्छी इसकी डिटेल में। सबसे पहले आज हम एंड्रोसियम को पढ़ ले रहे हैं, फिर बाद में हम अगली वीडियोस में आएंगे गाइनोसियम के बारे में, या फिर उनसे अगली वीडियो में हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आज हम एंड्रोसियम की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को कह देते हैं हिंदी में हम पुमंग। ये सब जानते होंगे कि भैया पुमंग कहते हैं एंड्रोसियम को हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में इसको पुमंग कहते हैं एंड्रोसियम को। तो हम देखने जा रहे हैं पुमंग है ये जब, तो इसके कितने भाग होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, किससे मिलकर के पुमंग का फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आपके सामने इसी में चैप्टर में। बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा। देखो बेटा, जो एंड्रोसियम है, एक तो हम ये कह सकते हैं कि आवृत बीजी पौधों में जितने आवृत बीजी पौधे हैं उन सभी आवृत बीजी पौधों में पुमंग पाया जाएगा। और पुमंग पाया जाएगा तो नर जनन अंग के रूप में ये पुमंग पाया जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी। अगली बात आपको एक और बता दी जाए कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग जाति के पौधों के पुष्पों में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि साहब की गुड़हल के पौधों में अलग हो जाए, सेम है और गुलाब के पौधों का भी सेम, सारे पौधों का अलग अलग होता है। अलग अलग जाति के पौधों के सबके पुमंग की स्ट्रक्चर होती है अलग अलग। इस बात को भी अपने अंदर ध्यान में रखिएगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जो पुमंग होता है उस पुमंग की जो यूनिट होती है उस यूनिट को कहते हैं बेटा, ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, पुंकेसर। पुंकेसर अर्थात पुमंग की जो इकाई है उस इकाई को कहते हैं पुंकेसर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो है यूनिट, लेकिन पुंकेसर के अंदर भी कुछ होता होगा साहब। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो पुंकेसर है उस पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बाद में जाकर के पराग कणों का फॉर्मेशन होता है पुंकेसर के अंदर। लेकिन पुंकेसर में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से विभाजित रहता है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो ध्यान से एक चीज आपको बता दें, हम जो पुंकेसर होता है वो कह सकते हैं कि उसके अंदर एक परागकोश और एक लंबा पतला व्रंत होता है। समझ रहे हो, ध्यान रखना। एक परागकोश होता है और परागकोश में प्रायः 2 पालियां हों। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि पुमंग है, पुमंग की इकाई है हमारी पुंकेसर, और पुंकेसर के अंदर है हमारा बेटा परागकोश। क्या है हमारा परागकोश, और परागकोश कितने भागों में विभाजित है, 2 पालियों में विभाजित है परागकोश। 2 पालियां हैं परागकोश के अंदर।
अब देखना ध्यान से, इन दोनों पालियों को क्या कहेंगे? इन दोनों पालियों को बेटा कहेंगे बीजाणु धानी। दोनों पालियों को कहेंगे बेटा बीजाणु धानी। ठीक है। अब ये जो बीजाणु धानी है, ये बीजाणु धानी जो बीजाणु धानी होती है वो 4 भागों में विभाजित हो जाती है। 4 भागों में विभाजित हो जाती हैं। तो प्रत्येक पाली से 2-2 भाग बन जाते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक पाली से 2-2 भाग बन जाते हैं, तो 4 भागों में विभाजित हो जाती हैं। और इन चारों को क्या देते हैं भैया? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित ही रहता है हमारा लघु बीजाणु। ध्यान रखना, जो लघु बीजाणु धानी होती है, 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं, उन लघु बीजाणु धानी के अंदर ही हमारा होता है उपस्थित लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। अब इस लघु बीजाणु को ही कहा जाता है बेटा परागकण। ध्यान रखना, ये इसी का नाम है। परागकण है, इस परागकण का ही नाम होता है बेटा लघु बीजाणु। ध्यान रखना, ठीक है। लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं और परागकण को ही लघु बीजाणु का नाम दिया जाता है। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगली बात आपकी बताइए, बिल्कुल बाद में डिटेल में सबको समझाऊंगा दोबारा से एक बार। परागकण क्या होता है, इस बात को एक चीज और ध्यान रखना। जो परागकण होता है बेटा वो होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है आगुणित। आगुणित, इसके साथ में कुछ नहीं होता, ये अकेला होता है, सिंगल होता है। इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये हैप्लॉइड होते हैं। और ध्यान रखना, इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ से होता है? जो फॉर्मेशन होता है वो मात्र कोशिका से होता है। वो होता है मात्र कोशिका से इसका फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हो? जो मात्र कोशिका होती है, मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगा मात्र कोशिका क्या होती है, कैसे किसका निर्माण होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें डिटेल में अभी। बिल्कुल निश्चित रहिएगा। तो इस प्रकार से परागकण का फॉर्मेशन हो जाता है, लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, आपको बता दें कि जायांग है वो क्या बोलते हैं उसको? पुमंग है। पुमंग की जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है। पुंकेसर क्या होता है? प्रत्येक पुंकेसर में एक परागकोश होता है और परागकोश 2 पाली में विभाजित रहता है। पालियों को कहते हैं बीजाणु धानी। ये 2 पालियां आगे जाकर 4 भागों में विभाजित हो जाती है और 4 भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहते हैं लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी क्या होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु उपस्थित रहता है। इस लघु बीजाणु को ही कहते हैं परागकण। ये परागकण हैप्लॉइड होता है, यानी कि आगुणित होता है, और जिसका फॉर्मेशन, इस परागकण का जो फॉर्मेशन होता है वो भैया फॉर्मेशन होता है मात्र कोशिका से। किससे होता है? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होता है या फिर मात्र कोशिका है, और वो होता ऐसे है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यहाँ पर एक डिवीजन होता है, ध्यान रखना, उस डिवीजन का नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे लेकर आते हैं कि आखिरकार इस परागकण का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, बस ये तो पता चल गया कि इसकी उपस्थिति कहाँ है, कहाँ पर प्रेजेंट, बस इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम उसकी फॉर्मेशन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिएगा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, देखना ध्यान से। इसके फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो कहलाती है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, या कह सकते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन इसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाती है। बहुत ध्यान से इसको देखना है। अब कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। देखो ध्यान से,
जो परागधानी होती है, परागधानी होती है, परागधानी होती है, उस परागधानी के विकास के समय, परागधानी होती है, परागधानी को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, ध्यान रखना, लघु बीजाणुधानी को ही परागधानी कहते हैं और परागधानी को ही लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब जो लघु बीजाणुधानी है या जो परागधानी है, उस परागधानी विकास के समय क्या होता है, परागधानी विकास के समय होता ये है कि जो बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर होता है, उस बाह्य स्तर के अंदर होगा अंतः स्तर, एक बाहर का स्तर होता है, एक अंतर स्तर। परागधानी यानी, परागधानी का मतलब हमने कोई ऐसी स्ट्रक्चर है उस पे ये लगा हुआ है, ये है, इसको बीच से काटोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये कहलाती है परागधानी। ध्यान रखना, इन परागधानियों के विकास के समय की बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। परागधानी के विकास के समय, बिल्कुल परागधानी के विकास के समय जो बाह्य स्तर है, उस बाह्य स्तर के अंदर उपस्थित होता है अंतः स्तर, और इस अंतः स्तर में एक प्रकार की सेल्स होती हैं, उन सेल्स को कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स। ध्यान रखना फिर से कि लघु बीजाणुधानी विकास के समय या फिर परागधानी विकास के समय क्या होगा, जो बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर किसका, बाह्य स्तर, इस लघु बीजाणुधानी के जो बाहरी का स्तर है, उस बाह्य स्तर के अंदर है अंतः स्तर, और उस अंतः स्तर में है हाइपोडर्मल सेल्स। और हाइपोडर्मल सेल्स में क्या होगा, ये आगे जाकर के फूल जाएंगी, आगे जाकर क्या हो जाएंगी, ये फूल जाएंगी, और फूलने के पश्चात इनको एक नाम दिया जाता है बेटा त्रिपसु कोशिका, इनको नाम दिया जाता है फिर त्रिपसु कोशिका। अब इन्हीं को अंतः स्तर में जो सेल्स हैं हाइपोडर्मल सेल्स, वो उनके फूलने के पश्चात उन्हें कह दिया त्रिपसु कोशिका। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। त्रिपसु कोशिका कहा जाता है। अब ये त्रिपसु कोशिकाओं में होता है बेटा एक विभाजन, और उस विभाजन को कहा जाता है परितः विभाजन, परितः विभाजन, परितः विभाजन होता है। पर पशु कोशिकाओं में परितः विभाजन होगा, और परितः विभाजन के पश्चात ये त्रिपसु कोशिकाएं दो प्रकार के स्तर का निर्माण करती हैं, या फिर कह सकते हो दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो एक सेल्स होती हैं एक प्रकार की, उन्हें कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, द्वितीय कोशिका सेल्स कहते हैं उनको, और जो दूसरी होती हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक, या फिर कह सकते हो पुंबीजाणु जनन कोशिका, पुंबीजाणु जनन कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण, पुंबीजाणु जनन सेल्स, दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर से सुन लीजिएगा, परागधानी विकास के समय जो बाह्य स्तर है उसके अंदर एक अंतः स्तर है, उसमें हाइपोडर्मल सेल्स हैं जो फूलने के पश्चात त्रिपसु कोशिका हैं, त्रिपसु कोशिका कहलाने लगी हैं, जिनमें परितः विभाजन हुआ है। परितः विभाजन के पश्चात प्राथमिक द्वितीय कोशिका और पुंबीजाणु जनन कोशिका का होता है फॉर्मेशन। अब जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, वो प्राथमिक द्वितीय कोशिका आपस में क्या करेगी, ये आपस में जाकर के 3 से 5 स्तरों का फॉर्मेशन करेगी, 3 से 5 स्तरों का फॉर्मेशन करेगी, निर्माण करेगी। 3 से 5 स्तरों का निर्माण कर दिया, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, इस प्रकार से स्तर का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि इन 3 से 5 स्तरों का निर्माण कर दिया, और ये तो पता चल गया ना एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका ने किया है, तो 3 से 5 स्तर का निर्माण हो गया। अब इसमें से 3 से 5 स्तरों में जो 1 से 3 स्तर होंगे, जो 1 से 3 स्तर होंगे, उन 1 से 3 स्तरों को कह देंगे भैया ये है मिडल लेयर, मिडल लेयर। और जो 4 से 5 स्तर होंगे, उन 4 से 5 स्तरों को नाम दिया जाता है बेटा टैपिटम, टैपिटम, ठीक। अब आगे क्या होगा, उनको दे दिया गया नाम टैपिटम, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो रहा है,
आगे क्या हो रहा है, कुछ समय के पश्चात क्या होगा, जो 1 से 3 स्तर है, जो 1 से 3 स्तर है, ये वाले 1 से 3 स्तर हैं जो, वो 1 से 3 स्तर हो जाएंगे नष्ट हो गए। और नष्ट होने के पश्चात ये तो नष्ट हो गए, कोई बात नहीं, इनके पश्चात, ये नष्ट होने के पश्चात तो एक काम में आ जाते हैं ये स्तर पोषण के। तो नष्ट होंगे तो इनका पोषण हो जाता है, इनका पाचन हो जाता है। और पाचन कौन करता है, वो करता है जो लघु बीजाणु है, जिसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसका निर्माण कर रहे हैं, परागकण का निर्माण कर रहे हैं, लघु बीजाणु जनन कर रहे हैं, वहां पर पोषण के काम में आ जाते हैं 1 से 3 स्तर। वह कौन से गए, अब रह गए 4 से 5 स्तर। 4 से 5 स्तर कहलाते हैं टैपिटम, और टैपिटम है, इनके अंदर होता है बेटा अंतःसूत्री विभाजन। और अंतःसूत्री विभाजन के पश्चात कह सकते हैं कि यहाँ से ये भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी क्या हो गए, नष्ट होने के पश्चात ये भी पोषण के काम में, ये भी पोषण में सहायक ही होंगे। ध्यान रखना, 4 से 5 स्तर खत्म हो गए, ये भी पोषण में सहायक होगा। अब देखो प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो थी, उसने 3 से 5 स्तर बनाए, जिसमें से जो 1 से 3 स्तर है उन्हें मिडल लेयर कह दिया गया, जो 5वां लेयर है उसको टैपिटम, 4 से 5 है टैपिटम कहलाई। 1 से 3 स्तर यहाँ पर नष्ट हो गए, पोषण में काम हो गए, 4 से 5 स्तर नष्ट हो गए। तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका की बात फिनिश। अब बात करते हैं पुंबीजाणुजनन कोशिका। अब जो पुंबीजाणुजनन कोशिका है वो क्या करेगी, जो पुंबीजाणुजनन कोशिका है वो क्या करेगी, वो करेगी ये कि इस पुंबीजाणुजनन कोशिका में होता है 2 से 3 समसूत्री विभाजन। यहाँ पर जो पुंबीजाणुजनन कोशिका है, पुंबीजाणुजनन कोशिका, इस पुंबीजाणुजनन कोशिका में होता है बेटा 2 से 3 समसूत्री विभाजन। 2 से 3 समसूत्री विभाजन हो गए पुंबीजाणुजनन कोशिका में, 2 से 3 समसूत्री विभाजन हो गए। और 2 से 3 समसूत्री विभाजन के पश्चात ये बनाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं। बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है, कुछ हो जाती हैं नष्ट, और कुछ रह जाती हैं, जो रह जाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। उनमें होता है भैया अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखना। जो रह जाती हैं उनके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन हो गया अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होगा, यहाँ से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है परागकण। इन्हीं को कहा जाता है बेटा परागकण। और इस परागकण के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को ही हमने इस साइकिल में पढ़ा है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छे तरीके से देखो। इससे हमने क्या बताया है, लघु बीजाणु धानी विकास के समय या फिर पराग विकास के समय, यहाँ पर होगा ये विकास के समय जो परागधानी है उसका एक बाह्य स्तर है, एक अंतः स्तर है। अंतः स्तर में हाइपोडर्मल सेल्स हैं जो फूलने के पश्चात प्रपशु कोशिकाएं कहलाने लगी। प्रपशु कोशिकाओं में क्या हुआ भैया, परतः विभाजन हुआ। परतः विभाजन होने के पश्चात क्या हुआ, 2 प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। एक बनी प्राथमिक द्वितीय कोशिका और एक बनी पुंबीजाणु जनन कोशिका।
प्राथमिक वित्तीय कोशिका ने क्या किया, आपस में जो भी डिवीजन वगैरह किया और करने के पश्चात 3 से 5 स्तरों का निर्माण कर दिया। 1 से 3 स्तर कहलाए मिडल लेयर और 4 से 5 स्तर कहलाए कैपिटल। ध्यान रखना, ये स्तर क्या हुए, 1 से 3 स्तर नष्ट हो गए, पोषण में कामयाब हो गए। 4 से 5 स्तर अंतःसूत्री विभाजन किया पहले और उसके पश्चात ये नष्ट हो गए और ये भी पोषण में कामयाब हो गए। दूसरी चीज अब प्राथमिक वित्तीय कोशिका पूर्ण रूप से यहाँ तक नष्ट हो गई। अब बची पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका में क्या हुआ भैया, 2 से 3 समसूत्री विभाजन। 2 से 3 समसूत्री विभाजन हुए, मतलब 2 से 3 का मतलब ये होता है 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 1 बार हो गया। 2 से 3 समसूत्री विभाजन हुए। समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या हुआ, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ। बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसमें से कुछ क्या हो गई, नष्ट हो गई और कुछ रह जाती। कुछ नष्ट हो जाती है और कुछ रह जाती हैं। नष्ट वो हो जाती हैं जो कमजोर होती हैं और जो रह जाती हैं वो ताकतवर रह जाती हैं। अब जो ताकतवर रह गई, उन ताकतवर के अंतर अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात 4 आगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और इन 4 आगुणित लघु बीजाणुओं को ही कहा जाता है परागकण। 4 आगुणित लघु बीजाणुओं को ही कहा जाता है परागकण। इस प्रकार से आपकी साइकिल है, इसको अच्छे से वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो, अपने आप से नोट्स तैयार कर सकते हो। इसकी पीडीएफ देने की मुझे नहीं लग रहा है कोई आवश्यकता पड़े। आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से लिख सकते हो, बना सकते हो, तैयार कर सकते हो बेटा। और आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कोरोना के काल में आप लोगों को शायद ही क्लास लेने को मिल जाए। इसलिए बेटा जितने अच्छे से हो सके इसको पढ़ लो, जैसे मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको पढ़िएगा। जिसको डाउट है मुझे कॉल कर लीजिएगा पर्सनल मोबाइल नंबर पर। एक बार फिर से मैं मोबाइल नंबर शेयर कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग जब चाहें तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जब चाहें तो आप लोग कॉल कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखना 82 797 86 712, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जब चाहें तो कॉल कर लीजिएगा, हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है ये नंबर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कॉलेज का नाम रोशन कीजिएगा, घर वालों का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।